Hello students, hope you all of are fit and fine at your home. Last time we will study about de Broglie wavelength and dual nature of matter. This time our topic will be de Broglie wavelength and its significance in daily life. What will be its significance in our daily life? We will study about it in today's lecture. So let's start our lecture. तो बेटा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने कल पढ़ी थी, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला हमारा आया था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. एम वी इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज इक्वल टू एम वी. अब एक एक टर्म को समझते हैं. लैम्डा वेवलेंथ, एच फ्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास, वी वेलोसिटी. लैम्डा यहाँ पर फिर से वेवलेंथ, एच फ्लैंक कांस्टेंट, पी मोमेंटम. तो डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है? कल डी ब्रोगली के बारे में जब हम आप डिस्कस कर रहे थे उस टाइम बताया गया था बेटा कि जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं सभी के सभी ड्यूअल नेचर शो करते हैं. जैसे लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इसी तरीके से सभी के सभी मेटल पार्टिकल्स जितने भी मैटर्स हैं, ये चाहे वाइट बोर्ड लें या आप मार्कर, मुझे क्रिकेट बॉल, कार, जितने भी आपको आइटम्स रिलेट हैं, जितने भी आपके डेली लाइफ में सभी के सभी ड्यूअल नेचर शो करते हैं. लेकिन वो एक वेव की तरीके से मूव करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हमें? इसके पीछे रीज़न है. एज्यूम करते हैं हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है जो 0.1 kg, यानी बहुत कम वेट है. उसकी जो स्पीड है वो है 60 मीटर पर सेकेंड. तो उसकी वेवलेंथ निकालते हैं बेटा लैम्डा एच बाई एम वी. फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. मास हमने उस ऑब्जेक्ट का माना है 0.1 kg इंटू उसकी स्पीड जो हमने मानी है वो 60 मीटर पर सेकेंड. 60 मीटर पर सेकंड. तो आप सेकंड से सेकंड को काट दें, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, केजी से केजी कट जाएगा हमारा. 0.1 है तो हम इस जीरो को भी रिमूव कर सकते हैं. इसको यहाँ से आप कट करेंगे तो अप्रोक्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10⁻⁻34 मीटर अप्रोक्स. यानी जो वेवलेंथ रहेगी वो 10⁻⁻34 मीटर रहेगी. किसकी? जिस ऑब्जेक्ट का मास 0.1 kg है. अगर 0.1 kg मास के ऑब्जेक्ट की जो हमारी वेवलेंथ है वो 10⁻⁻34 मीटर. आप एज्यूम करें जो 10 है इसके पीछे हमने कितनी जीरो लगानी है? 34 जीरो और लगा दें. यानी 1 मीटर का इतना हिस्सा 10, इसके पीछे 34 जीरो और लगाएंगे आप, और 1 मीटर को उससे डिवाइड करेंगे तो जो हिस्सा हमारे पास आएगा वो उसकी क्या रहेगी? वेवलेंथ. इतनी छोटी वेवलेंथ को हम नहीं देख सकते. अगर हम 0.1 kg ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ को ही नहीं देख पा रहे हैं तो जो नॉर्मल चीज़ें हमारे आसपास आपको दिखाई देती हैं उनका वजन 0.1 kg से तो ज़्यादा ही होगा. ठीक है ना? जो गाड़ी आप कार को देख रहे हैं, बस को देख रहे हैं, या ये जो वाइट बोर्ड है, मार्कर है, सभी की जो वजन है वो क्या होगा? 0.1 kg से ज़्यादा होगा. इसलिए उनकी वेवलेंथ क्या होगी? बहुत छोटी होगी, जिसको हम वेव की तरीके से चलता हुआ नहीं देख सकते. वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी वेवलेंथ हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसीलिए हम जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का सिग्निफिकेंस नहीं देख सकते. डी ब्रोगली वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होगी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए. किसके लिए होगी बेटा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए. एज्यूम करते हैं इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.11 इंटू 10⁻⁻30 kg. इलेक्ट्रॉन का जो मास है हमारा वो क्या है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg. अगर आप इसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ आएगी हमारी वो आएगी 10⁻5 एंगस्ट्रॉन. अगर हम इसकी वेवलेंथ निकालते हैं लैम्डा एच बाई एम वी से तो इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ आएगी वो 10⁻5 एंगस्ट्रॉन. अगर आप इसकी स्पीड लेंगे तो लाइट की स्पीड लें 3 इंटू 10⁻8 मीटर
पर सेकंड। अगर आप इसको इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करते हैं तो वेवलेंथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की आती है 10⁵ एंगस्ट्रॉन, जो कि एक्सपेरिमेंटली देखी जा सकती है। इसलिए क्या है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, एप्लीसिएबल है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या है बेटा, सारे की जो सारे मैटर्स हैं वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। जैसे लाइट शो करती है, लाइट वेव के तरीके से भी चलती है और उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है। इसी तरीके से मैटर जो हैं वो क्या करते हैं, ड्यूअल नेचर शो करते हैं। वो एक वेव के तरीके से भी चलते हैं और उनका जो पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन ड्यू टू हायर मास और जो लैम्डा हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ हायर मास होने की वजह से छोटी रह जाएगी, उस वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर ये एप्लीसिएबल नहीं हो पाती बेटा, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि हम लाइट का जो ड्यूअल नेचर है उसी तरीके से मैटर का जो ड्यूअल नेचर है उसको समझा सकें, कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बेटा हमारा डेविसन का, डेविसन एंड ग्रैमर्स एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन एंड ग्रैमर ने क्या किया था बेटा, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा सोर्स लिया जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रही हैं। इलेक्ट्रॉन बीम्स को उन्होंने निकल का एक हमारे पास क्रिस्टल, निकल का क्रिस्टल लिया, निकल जो मेटल है उसको लिया, उसके ऊपर मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स हैं उनको स्ट्राइक करवाया गया। स्ट्राइक करवाने के बाद जो रिफ्लेक्टेड बीम्स हैं उनको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उनका पैटर्न देखा गया। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एक पैटर्न बनता है जिसको डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। वो कैसे क्या एक्सपेरिमेंट था, इस तरीके से बेटा, जैसे देखो आप, ये हमारे पास निकल का कोई यहाँ से कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ रेडिएशन, यहाँ मेटल सरफेस पे स्ट्राइक होगा। इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पढ़ा जाएगा बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट। तो हमें एक ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। यहाँ से क्या डेविसन और जर्मर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने निकल के मेटल के ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करवाई, रिफ्लेक्टेड रेज को फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पड़ा। तो ये एक पैटर्न मिला हमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का, इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। सिमिलर टाइप का पैटर्न हमें तब मिला था जब एक्स रेज को स्ट्राइक करवाया गया था और एक्स रेज को स्टडी किया गया था फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जब एक्स रेज को फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्टडी किया गया तो सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला। वी नो दैट एक्स रेज, जो एक्स रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिमिलर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनका भी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा मिलता है, एक्स रेज का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सिमिलर एक्स रेज जैसा हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दे रहे हैं। तो क्या होंगे, वो सारे के सारे वेव नेचर शो करते हैं, वेव नेचर। पहला एक्सपेरिमेंट डेविसन और जर्मर ने किया बेटा, उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया जिससे रेडिएशंस निकल रही हैं या इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, उसको निकल के मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाया। वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी हमारी वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिरी। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो कॉन्सेंट्रिक रिंग का है वो हमें मिला। ये सिमिलर टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है जब हम एक्स रेज को स्टडी करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। एक्स रेज वी नो दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिमिलर टाइप अगर एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या करेंगे, वेव नेचर शो करेंगे। अगला जो एक्सपेरिमेंट था वो जे थॉमसन ने किया। तो अगला एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बेटा जे थॉमसन का।
J.J. Thomson and J.P. Thomson, these two are father and son and both get Nobel Prize। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि एक पिता और पुत्र दोनों को क्या मिला बेटा, नोबेल प्राइज। और एक ही फील्ड में, एक को एटम का जो स्ट्रक्चर उसको समझाने के लिए और एक को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। तो J.J. थॉमसन ने कैसे बताया कि ड्यूअल नेचर शो करते हैं या वेव नेचर एसोसिएटेड होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। उसने एक स्लिट ली। स्लिट वो होती है जो एक फास्ट बीम को अपने अंदर से आर पार जाने दें। यहाँ पर एक सोर्स, इलेक्ट्रॉन वेव सोर्स, रेडिएशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन की बीम छोड़े, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर एक सोर्स लिखें, इलेक्ट्रॉन बीम, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगी, पास होगी स्लिट से। आगे गोल्ड फॉइल रखी हुई है और यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स था जो इलेक्ट्रॉन्स बीम को भेज रहा है स्लिट के थ्रू होते हुए। वो क्या करेंगी, जो गोल्ड फॉइल है उसके आर पार निकलती हुई फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके टकराएंगी। फोटोग्राफिक प्लेट पे वो वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करेंगी जैसा हमने पिछले से उसमें पढ़ा था डेविसन और गर्मर के एक्सपेरिमेंट में। Similar type of diffraction pattern are shown by X-rays, gamma rays. So we can say that electrons, neutrons and protons are also are waves in nature. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। ये दोनों एक्सपेरिमेंट उनको बताने के लिए काफ़ी थे। अब ये तो थे वेव के बारे में बताने वाले एक्सपेरिमेंट। अब पढ़ते हैं उनके पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे। होप यू विल वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस ऑन जूम ऑनलाइन डाउट सेशन। तो पार्टिकल नेचर के बारे में क्या बेटा, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर क्लियर हो चुका है सभी को। पार्टिकल नेचर के बारे में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो सबसे पहले पार्टिकल नेचर के बारे में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन तैयार की गई। जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये एक ऐसी स्क्रीन होती है, अगर कोई पार्टिकल इसे स्ट्राइक करता है, कोई स्पीड से मूव करता हुआ पार्टिकल अगर इससे स्ट्राइक करता है तो वहां पर एक ग्रीन स्पॉट बन जाता है बेटा। वो ग्रीन स्पॉट जो है वो डीलोकेलाइज नहीं होता, वो लोकेलाइज ही रह जाता है। ग्रीन स्पॉट क्या रह जाता है, लोकेलाइज्ड। कल मैंने आपको बताया था लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड में क्या फर्क होता है। लोकेलाइज होता है एक जगह के ऊपर फिक्स रह जाना। डीलोकेलाइज का क्या होता है, जैसे आप एक पत्थर पानी के अंदर फेंकते हैं तो जहां वो स्ट्राइक करेगा वहां से आपको वेव्स बढ़ना शुरू होंगी और दूर तक फैलती चली जाएंगी। वो क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होता है। तो जो ग्रीन स्पॉट बनेगा वो लोकेलाइज रह जाएगा। लोकेलाइज रहने का मतलब क्या है, जो चीज टकराई थी वो क्या है, एक पार्टिकल है। अगर कोई वेव होती तो क्या होता, वो डीलोकेलाइज होता। अगर वो ग्रीन स्पॉट फैलता तो क्या होता भाई, वो हम क्या कह सकते थे उसको, ग्रीन स्पॉट अगर हमारा डीलोकेलाइज हो जाता तो वो कहते हैं कि वेव नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर। लेकिन जो ग्रीन स्पॉट है वो लोकेलाइज्ड है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट जो आपने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़े थे वो सारे के सारे क्या बता रहे हैं हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है बेटा, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो हमने वेव नेचर के बारे में 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, डेविसन और गर्मर का, दूसरा जेपी थॉमसन का। यहाँ पर पार्टिकल नेचर के बारे में बताया गया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं तो वहाँ पर ग्रीन स्पॉट जो लोकेलाइज होता है वो राइज होगा। उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये पार्टिकल नेचर की वजह से है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिर्फ पार्टिकल नेचर ही शो करवाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर की वजह से ही शो होते हैं। तो
जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो मैटर वेव्स हैं वो क्या करेंगे, ड्यूअल नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे और वेव नेचर भी शो करेंगे। इसके बाद कुछ इफेक्ट्स हैं जो इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट डालते हैं ड्यूअल नेचर के ऊपर, उनको स्टडी करते हैं बेटा। आगे है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है हमारी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इफ वी अप्लाइड पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रॉन, तो एज्यूम करते हैं हमने V पोटेंशियल जो है वो अप्लाई किया है, अप्लाई ऑन इलेक्ट्रॉन, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वेयर, वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ये है पोटेंशियल अप्लाइड जो हमने उसके ऊपर किया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गई हमारी। यहाँ पर हम देखेंगे जो वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी, ये जो दो यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, तो एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 EV। ये वोल्ट वाला भी है बेटा, ये वेलोसिटी का है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वी स्क्वेयर 2EV/m, v किसके बराबर आ गया बेटा, 2EV/m। लैम्डा किसके बराबर होता है हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं लैम्डा के अंदर, लैम्डा इज इक्वल टू h/m, और v की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर √2EV/m। अब ये यहाँ पर m नीचे है तो ये ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने यहाँ पर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो, या आप इसको इतना ही रख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/m √2EV/m। ये अंडर रूट का मतलब होता है बेटा इसकी वैल्यू क्या है, हाफ। आप आगे अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लैम्डा h, ये जो m है ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट, देखो आप इन दोनों को अलग अलग कर लें, h/m, यहाँ पर √2EV/m, क्योंकि ये पूरा का पूरा है तो आप m को ऊपर ले जाएंगे तो √m, इससे कटेगा तो ये m इसके अंदर चला जाएगा, h/√2EV/m। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या रहेगा अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जो लैम्डा है उसके ऊपर, किसी इलेक्ट्रॉन के लैम्डा के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो बोर का एक पोस्टुलेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। बोर्स पोस्टुलेट, बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है एक फिक्स पाथ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, यानी जो एटम का मॉडल है वो फ्लैट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो ड्यूअल नेचर होने की वजह से अगर वो वेव का नेचर भी शो करता है, और वेव अगर फुल फेज में है, ये फुल फेज ऑफ वेव, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आउट ऑफ फेज। ये वेव जब आउट ऑफ फेज हो और ये वेव जब फुल फेज में हो, यानी जहाँ से स्ट्राइक हुई है वहीं से पूरा का पूरा चक्कर लगा रही है, तो जो सर्क्यूम्फ्रेंस 2πr वो होगी एन लैम्डा, यानी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगी बेटा। 2πr किसके बराबर हो जाएगा, एन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास हमें पता है h/mv,
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू NH/mv इज इक्वल टू 2πr। अब आप mv को इस तरफ ले आए, 2π को इस तरफ ले जाएं, तो mvr इज इक्वल टू NH/2π। mvr होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। तो बोर का एक पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। वो यहाँ से जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ वाला जो ये हमारा आया है टॉपिक, इससे उसको हमें समझा सकते हैं। होप ऑल विल यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट मी ऑन Zoom डाउट क्लासेस। थैंक यू बेटा।